Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग और पब्लिक अवेयरनेस की सीरीज़ के अंदर आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स को पढ़ेंगे लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी, जो इनिशियली अभी लॉ की प्रैक्टिस जिन्होंने स्टार्ट की है, या जो LLB के स्टूडेंट हैं, या जो जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, CSS के स्टूडेंट्स हैं, और जनरल पब्लिक के लिए भी। हमारा आज का टॉपिक ना सिर्फ इंफॉर्मेटिव है बल्कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये खासी अहमियत का हामिल है। हमारा टॉपिक है कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट, CrPC सेक्शन 200, या इसको हम ज़ुबान ज़दाम में उर्दू में इस्तगासा भी कहते हैं। इस्तगासा, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ। इस्तगासा या प्राइवेट कंप्लेंट दरअसल अगर कोई जुर्म PPC के अंदर नहीं है या किसी स्पेशल लॉ में भी वो मौजूद नहीं और उससे आपको तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन वो जुर्म कहीं पर मौजूद ही नहीं, तो अब आप क्या करें? आपकी रेडिसल नहीं होगी, आपकी दादरसी नहीं होगी। नो, आप इस कंप्लेंट इस्तगासा की सूरत में अपनी रेडिसल करवा सकते हैं, अपनी दादरसी करवा सकते हैं। एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर के बाहर या आपके नेकबोर हमसाए में एक शख्स है, उसने एक कुत्ते को रखा हुआ है, उसने एक पालतू कुत्ते को रखा हुआ है। अब आपके घर से जब बच्चे या आपके घर वाले जब जाते हैं तो वो कुत्ता उनके ऊपर भौंकता है, उनको काटने के लिए दौड़ता है, तो जिससे नुकसान का खदशा है। आपने कई बार उसको रोका भी, मना भी किया, लेकिन उसने को खातर हुआ ड्यूटी ऑफ केयर को मेंटेन नहीं किया। अब ये मिसाल ले लेते हैं कि ये PPC में, हालांकि है ये PPC में, बट मिसाल लेते हैं कि ये PPC में, पाकिस्तान पिनल कोड में ये जुर्म नहीं है, ये लॉ नहीं है, लेकिन आपको तकलीफ़ पहुंच रही है। मीनवाइल गर्ज़ के हर वो तकलीफ़, हर वो चीज़, हर वो दुख जिससे आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जिससे आपको इंजरी पहुंच रही है या पहुंचने का खदशा है या इंजरी हो सकती है इन फ्यूचर, तो ऐसी सूरत में अपनी रेडिसल के लिए, दादरसी के लिए, या सिर्फ अपनी ही नहीं ज़माने माशरे की दादरसी के लिए भी आप अदालत से, इलाका मजिस्ट्रेट साहब से रजू कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर कोई लॉ मौजूद तो है बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट CrPC सेक्शन 154 कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को राइट डाउन किया जाएगा, लिखा जाएगा इन डॉक्यूमेंट्स FIR की शेप के अंदर। लेकिन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है, आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस वाले कहते हैं जी कि हम इसको, या हम ये FIR नहीं करेंगे, या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं बनता, उनकी मेलाफाइडी नहीं है, वो कहते हैं जी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता, तो चूंकि FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस की होगी तो लिहाजा आप हमें अदालत से डिक्लेयर करवा के ला दें। या कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है लेकिन पुलिस वाले FIR करने पर रजामंद नहीं है, वो FIR नहीं करना चाह रहे, या अगर करना चाह रहे हैं तो आपसे पैसे, रिश्वत या कोई और ग्रेटिफिकेशन की डिमांड करते हैं, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। तो ऐसी सूरत में भी आप कंप्लेंट इस्तगासा फाइल करके अदालत से रजू कर सकते हैं और अपनी रेडिसल, अपनी दादरसी करवा सकते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे ऐसे बहुत से वाक़यात सरजद होते हैं। कभी हमें वापडा वालों से कोई काम पड़ गया, नैब से, FIA से, या मैं एक और चीज़ यहाँ पर काबिल ज़िक्र करता चलूँ, मेरे माइंड में अभी आया, अक्सर मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं कि कुछ लोग गर्ल्स को तंग करते हैं, फ़ोन कॉल करके ब्लैकमेल करते हैं कि आपकी तस्वीरें हमारे पास है या आपकी ऐसी वीडियोस हमारे पास हैं जिसको हम लीक कर सकते हैं। हमें ये कुछ ऐसी गैर इखलाकी डिमांड्स करते हैं पैसे की सूरत में या किसी और सूरत में कि हमें ये हमारी डिमांडिंग चीज़ें, हमारी जो नीड्स हैं ये पूरी करें, अदरवाइज़ हम इनको लीक कर देंगे, हम नेट के ऊपर, सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। या वैसे ही कोई किसी को कॉल्स कर रहा है बार बार और तंग कर रहा है उसको, अगर वो साइबर लॉस से या FIA से उसकी एक्सेसमेंट नहीं है या वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है FIA को, तब भी कोई ऐसी लड़की अदालत से रजू कर सकती है। या किसी औरत पर उसके घर में तशद्दुद हो रहा है, बहन की सूरत में, बीवी की सूरत में, बेटी की सूरत में, या फिर उसको जायदाद से महरूम रखा जा रहा है, उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, किसी भी सूरत में जिस्मानी या ज़हनी उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, इस सूरत में भी वो इस एप्लीकेशन के तहत, प्राइवेट कंप्लेंट के तहत, इस्तगासे के तहत अपनी रेडिसल करवा सकती है। गर्ज़ के तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के अहाते को ये फुलफ़िल करता है। तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के अंदर हमारे ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके ज़रिए हम अपनी बहुत हद तक सस्ते, आसान और स्पीडी वे में अपनी न सिर्फ रहनुमाई कर सकते हैं, अपनी दादरसी करवा सकते हैं, बल्कि अपना हक भी हम ले सकते हैं। वैसे तो और बहुत से तरीके हैं स्पीडी रेमेडीज़ के अंदर भी जो हम फर्दर लेक्चर्स अपलोड करेंगे, लेकिन ये एक सस्ता तरीन प्लेटफॉर्म है
आसान तरीन प्लेटफॉर्म है जो हर शख्स की एक्सेस में भी आ जाता है। हर शख्स के इलाके के अंदर मजिस्ट्रेट साहब मौजूद होते हैं, मजिस्ट्रेट साहब की अदालत मौजूद होती है, और अगर आप खुद से भी इसको फ़ाइल करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं बग़ैर किसी वकील के। इसको लिखना कैसे है, तैयार कैसे करना है, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, ये भी मैं आज सब कुछ बताऊँगा। वक़ूए जुर्म की तरतीब क्या हो, किस अदालत का नाम लिखना है, कहाँ इसको फ़ाइल करना है, ये भी मैं बताऊँगा। तमाम इसेंशियली चीज़ों को कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करूंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले शुक्रिया अदा करते चले उन दोस्तों का जिनके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होते हैं। फर्स्टली अब्दुर्रहमान साहब, थैंक यू सो मच सर। सुलेमान मोहम्मद, थैंक यू सो मच सर। अब्दुल्ला महमूद, थैंक यू सो मच सर। साद अहमद, थैंक यू सो मच सर। हिरा अवान, थैंक यू सो मच मैम। सादिया सईद, थैंक यू सो मच मैम। अनीता जावेद, थैंक यू सो मच मैम। शाहजेब हसन, थैंक यू सो मच सर। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर इस्तगासा कंप्लेंट। इस्तगासा कंप्लेंट को CrPC सेक्शन 200 के तहत डील किया जाता है। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में, किसी भी इशू, किसी भी एम्बिग्विटी की सूरत में, कोई डिपार्टमेंट आपका काम नहीं कर रहा जो वो करने का पाबंद है, या कोई डिपार्टमेंट आपसे ऐसा काम करवा रहा है जो कि ना करवाने का पाबंद है, या कोई डिपार्टमेंट ऐसा काम कर रहा है जो कि वो ना करने का पाबंद है। एक चीज़, कोई डिपार्टमेंट या कोई शख्स कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिसको वो करने का पाबंद है, या कोई डिपार्टमेंट, कोई शख्स इंडिविजुअल या कलेक्टिवली कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको वो ना करने का पाबंद है। इस सूरत में आप इस्तगासे के लिए फ़ाइल कर सकते हो। मतलब ये 2 सेंटेंस आपकी तमाम ज़िंदगी को फुलफ़िल करते हैं। गर्ज के किसी भी सूरत में आप पुलिस के पास गए FIR के लिए, उन्होंने FIR नहीं की, आप FIA के अंदर गए, किसी साइबर लॉज की कॉम्प्लिकेशन की सूरत में किसी आप FIA के पास गए, किसी जुर्म की सूरत में उन्होंने आपकी दादरसी नहीं की। आप एंटी करप्शन के पास जाते हो, लेकिन एंटी करप्शन को आप कहते हो कि पुलिस वालों ने हमसे रिश्वत ली है, वो आपकी दादरसी नहीं कर रहे, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट के अंदर इस्तगासे को, प्राइवेट कंप्लेंट को CrPC सेक्शन 200 के तहत प्रोसीड कर सकते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी? सबसे पहले फाइल कवर, जो कि मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका। ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग में ये आपको कोर्ट से मिल जाएगा, 2-4-5 रुपये का। इंडेक्स पेज, जिसके ऊपर आपने लिखा होगा कि कहाँ किस पेज के ऊपर मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाया हुआ है। साइल की ID कार्ड की कॉपी, साइल की ID कार्ड की कॉपी, जो प्राइवेट कंप्लेंट है, दरखास्त है, इसकी कॉपी वहाँ पर अटैच होगी, वहाँ पर मेंशन होगी। अगर आपने इसको टाइप करवाया है या खुद से हाथ से लिखा तो उसकी एक कॉपी। इसके अलावा और जो डॉक्यूमेंटेशन जो ज़रूरी है साथ लगाना, वो भी आप साथ इसके अटैच कर सकते हैं। और साथ में आपने वकालतनामे की कॉपी, जिस वकील, अगर आप वकील साहब के थ्रू इसको फाइल करें तो वकालतनामे की कॉपी, और आपने इसको अदालत के अंदर सबमिट करवा देना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर लिखा होगा बाअदालत जनाब। तो जो दरख्वास्त है वो हमने कैसे लिखनी है? फर्स्टली पेज के ऊपर सबसे ऊपर मेन हेडिंग जो है, अदालत जनाब इलाका मजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट क्लास या अव्वल दर्जा अव्वल, इलाका मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल लाहौर। अब इसके नीचे साइल या मुस्तगीज़ का नाम। साइल कहते हैं एप्लीकेंट को, जो रजू कर रहा है, जो दाद रसी के लिए आ रहा है, उसको एप्लीकेंट को साइल या मुस्तगीज़ कहते हैं। मुस्तगीज़ का नाम फॉर एग्जाम्पल A सन ऑफ B, ज़ात सो एंड सो, सकना यानी कि रहाइश उसकी लाहौर के अंदर है, तहसील व ज़िला लाहौर, तो ये उसने अपना एड्रेस लिखना। फिर नीचे बनाम, बनाम के बाद आपने उस शख्स का, उस अदारे का नाम लिखना जिसके खिलाफ आप ये इस्तगासा फ़ाइल कर रहे हैं। लाइक अगर आप SHO के पास गए हैं, उसने आपकी कंप्लेंट नहीं की तो SHO का नाम, एंटी करप्शन के डायरेक्टर के पास गए हैं या रीजनल ऑफिसर के पास गए हैं, उसने आपकी कंप्लेंट की दादरसी नहीं की तो उसका नाम, या कोई शख्स, किसी शख्स ने पालतू जानवर रखा हुआ है, ख़तरनाक जानवर है, काट सकता है, खा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस शख्स का नाम। अगर कोई शख्स गली में से या कोई शख्स ऊंची आवाज़ के अंदर साउंड लगाता है, म्यूज़िक लगाता है जिससे आपको डिस्टर्ब होती है, तो उस शख्स का नाम, या उसे घर का नाम, घर का एड्रेस, वहाँ पर उस शख्स बड़े, अगर वो शख्स आप उसका नाम नहीं जानते तो उसकी एड्रेस जहाँ पर आपने ये इसका समन प्रोसेस भिजवाना है, इसको प्रोसेस करवाना है, इसको बुलवाना है आपने, तो उस जिस शख्स के खिलाफ आपने करना है उस शख्स का नाम। उसके नीचे इस्तगासा ज़ेर दफ़ा। अगर तो आपको जुर्म का पता है तो आप इस्तगासा ज़ेर दफ़ा, जो भी जुर्म है, 420, 422, कुछ भी, जो भी जुर्म, 352, 354, 506, 511, कोई भी जुर्म, 302, 324, 324 एटसेट, मतलब कि अगर आपको जुर्म का पता है तो आपने इसके नीचे इस्तगासा ज़ेर दफ़ा से मुराद ये कि जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जुराइम में ये डील कर रहा है। अगर आपको जुर्म का नहीं पता तो फिर आपने इस्तगासा ज़ाब्ता फौजदारी 200
200 लिखकर इससे आगे फर्दर प्रोसीड कर देना। फिर कोर्ट खुद एग्जामिन करेगी। जब आप उसको सेक्शन 200 के तहत डील करवाएंगे तो कोर्ट आपकी तहरीर को देखकर खुद एग्जामिन करेगी कि कौन सा जुर्म बनता है, कहाँ पर फॉल करता है, कौन सी कोर्ट इसको सुन सकती है, किस तरह से इसकी हियरिंग करनी है। और अगर आपको जुर्म का पता है कि इस जुर्म की ये डेफिनेशन है तो फिर आपने उन जुर्म्स के जो नंबर शुमार है, जो उन जुर्म्स के नंबर हैं पीपीसी के अंदर, आपने उनको मेंशन करना है। उसके नीचे जनाबे अली, साइल, हसब, ज़ैल, अर्ज, परदास है। और जिनको बनाम लिखना है आपने, जिनके खिलाफ आप इस्तगासा फाइल करें, उनको मसऊल अलैह कहते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं, या रिस्पॉन्डेंट जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है, इसके ऊपर जवाब देना है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं, या जिनके अगेंस्ट आप फाइल करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल या मसऊल अलैह कहा जाता है। नीचे जुर्म नंबर, इस्तगासा ज़ेर दफ़ा 452, 454, 453, 506, जो भी आपको पता है कि ये जो जुर्म है ये इस पीपीसी की डेफिनेशन के अंदर फाल करते हैं, सेक्शन में फाल करते हैं, तो आपने वो जुर्म लिख देने हैं। अगर आपको जुर्म की डेफिनेशन का नहीं पता तो आपने CrPC सेक्शन 200 के तहत इसको फर्दर प्रोसीड करना। फिर जो कोर्ट है वो एग्जामिन करेगी आपकी एप्लीकेशन को, आपकी कंप्लेंट को। उसके नीचे जनाबे अली, साइल जो एप्लीकेंट है, देन जनाबे अली, साइल, मुस्तगीस, हसब, ज़ैल, अर्ज, परदास है। उसके बाद हेडिंग नंबर 1, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 5 या 6 पोर्शन मैक्सिमम रखने हैं। पहली हेडिंग के अंदर आपने ये बताना है कि बात कर कौन रहा है। दूसरी हेडिंग में आपने ये बताना है कि जो इशू बन रहा है उसकी वजह क्या है। तीसरी हेडिंग में आपने उस इशू का जिक्र करना है कि वो इशू है क्या, उससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या खदशा है। चौथी हेडिंग में आपने उस इशू के कॉन्सिक्वेंस बताने हैं कि एट द एंड वो जो स्टोरी है, जो आपका इशू है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ और ख़त्म कहाँ पर हुआ। और 5वें और 6ठे पार्ट के अंदर आपने ये बताना है कि आप अदालत से पहले क्या किसी से रजू कर चुके हैं, अदालत किसी थाने से, एंटी करप्शन या किसी डिपार्टमेंट से, अगर नहीं तो क्यों, अगर किया है तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया आगे से। और 6ठे पोर्शन में आपने अदालत से इस्तदा करनी है, जो आप मांग रहे हो कि आप चाहते क्या हो अदालत से, आप अदालत से रिलीफ क्या चाहते हो। और 7वां पोर्शन, उसके अंदर आप अपना जो बयान हल्फी है वो बताते हैं कि जी मैंने बयान हल्फी साथ में अटैच कर दिया है, एटसेट्रा। तो मैक्सिमम 5 से 6 या 7 पोर्शन आपने 7 हेडिंग्स के बनाने होते हैं। कम से कम रखें, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आप डिटेल में भी जा सकते हैं, बट कोशिश करें कि इस्तगासा, बेल, ये जो ड्राफ्टिंग है इसको मैक्सिमम 1 या 2 पेजेस तक ही लेकर जाएं, यानी कि एक साइड पेज की और दूसरी साइड तक, इससे ज़्यादा इसको लेंथी ना करें। तो फर्स्टली ये कि मुस्तगीस उन्वान वाला जो ऊपर लिखा हुआ है पते का रहायशी है। सेकंड हेडिंग ये कि मसूल अलैह जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनका मुस्तगीस साइल जो एप्लीकेंट है उनके साथ एक मुकदमा दीवानी यानी कि एक सिविल नोयत का मुकदमा चल रहा था, जिसकी वजह से ये इशू स्टार्ट हुआ जो आगे हम बताना जा रहे हैं। थर्ड हेडिंग ये कि मसूल अलैह इल्ज़ाम अलैहान या रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो हैं वो फ़लाँ दिन को फ़लाँ टाइम मेरे घर में घुसे और आकर मुझे धमकियाँ दी कि हम तुझे मार देंगे, हम तेरे साथ बहुत बुरा हशर करेंगे, हम तुझे जो भी तेरे साथ करेंगे मतलब चंगा नहीं करांगे, ऐसा नहीं वेखला कर जे तू बंदे दा पुत्र नहीं बने आते। तो वो इन्होंने इस तरह की धमकियाँ लगाई हैं। 3-4 लोग थे, ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसे तो हाउस ट्रेसपास लग गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया, उन्होंने धमकियाँ दी, कत्ल की। कॉमन ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर शामिल हो गया, कॉमन इंटेंशन भी शामिल है। लेकिन 5 से कम लोग हैं तो 148 अप्लाई नहीं होगा। 148 के लिए 5 या इससे ज़्यादा लोगों का यानी कि अनलॉफुल असेंबली का होना ज़रूरी है, बट ये भी एक अनलॉफुल असेंबली है 5 से कम लोगों की। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी भी इसके अंदर शामिल होगी, ज़ाहिर बात है वो वहाँ से जो है वो प्लानिंग करके आए हैं वहाँ पर, तो बहुत से जुराइम इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और वहाँ पर जाकर आप लिखते हो कि जी मेरे घर की औरतों के ऊपर भी तशद्दुद किया, मेरे ऊपर भी तशद्दुद किया, और वहाँ से निकल के बढ़ के मार दे जे हूँ तो बंदे का पुत्र ना भरे तो तेरे टोटे कर दे सा, तेन मार दे सा, तेन जानो सा, दुनिया तो जिंदा नहीं छड़ सा। तो इस तरह की धमकियाँ देते, नारेबाजी करते वो चले गए। ये तो था आपने मुख्तसर हालात वहाँ पर मेंशन किए। अब आते हैं फोर्थ हेडिंग, आपने इसके अंदर ये लिखना है फोर्थ हेडिंग कि हमारे शोर व वेला करने पर हमसायान में से या साथ के कुछ लोगों में से ए और बी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मुल्ज़मान की मिन्नत समाजत करके हमारी जान बख्शी करवाई। फोर्थ हेडिंग। फिफ्थ हेडिंग के अंदर ये कि साइल ने यानी कि एप्लीकेंट ने यानी कि मुस्तगीस ने यानी कि जो एप्लीकेशन दे रहा है यानी कि जो दादरसी करवा रहा है उसने थाने से रजू किया, SHO को रिटर्न तहरीर दी। अगर आपके पास रिटर्न एप्लीकेशन थी जो आपने पुलिस थाने में सबमिट करवाई तो आप उसकी कॉपी भी साथ लगाएं। अगर वो नहीं है तो फिर आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि मैंने वहाँ पर गया अपनी दादरसी के लिए, उनसे बात की, लेकिन उन्होंने मुझसे रिश्वत तलब की पर्चा करने की, या वो मसूल अलैह जो इल्ज़ाम अलैहान है या जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं उनके साथ मिली भगत करके FIR देने से इनकारी हैं। उन्होंने कहा कि जब हम FIR नहीं करेंगे, जो करना है कर ले, जो साडा तेरे को हुंदा तू कर ले। तो ये कुछ लोग भी अपनी ड्राफ्टिंग के अंदर इस तरह की बातें लिख देते हैं। तो लिहाजा हमने दादरसी के लिए अदालत से अलावा पहले कंसर्न डिपार्टमेंट से रजू किया था, लेकिन उन्होंने हमारी दादरसी नहीं की। 6 पोर्शन ये कि इस्तगासा हिज़ा की मंजूरी है, ये कि
अदालत वसी इख्तियारात की हामिल है और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मेरी दाद रसी करवाए, मुझे मेरा हक दिलवाए, मेरी जान बख्शी, मेरी FIR को दर्ज करवाए, पुलिस को डायरेक्शन देकर पुलिस FIR दर्ज करके मुलजमान को पकड़े और काबिल इज़्ज़त कोर्ट के सामने, काबिल इज़्ज़त अदालत के सामने मुलजमान को पेश किया जाए। ये कि दरख्वास्त के साथ बयान हल्फी लफ़ है, जो बयान हल्फी है वो भी आप लगाते हैं, वो भी मैं फर्दर एक लेक्चर के अंदर अपलोड करूँगा कि उसका पर्पज़ मकसद क्या होता है। अब नीचे आपने एक छोटी सी हेडिंग यानी अंदरीन बाला हालात, जो ऊपर कागज़ के अंदर हालात बाला जो ऊपर मैंने लिखा है अंदरीन हालात बाला, नहायत अदब से साइल की या मुस्तगीस की या एप्लीकेंट की इस्तदा है काबिल इज़्ज़त कोर्ट से कि इस्तगासा हिज़ा को मंजूर फरमाया जाए और मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। मौरखा जो भी डेट है, मौरखा अर्ज़े, उसके बाद A सन ऑफ B ज़ात ये है, पता फ़लाँ जगह का है, तहसील व ज़िला लाहौर, उसके नीचे बजरिया कौंसल लाइक मुबशर इकबाल चौहान एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफिस नंबर सो एंड सो। ये लिखने के बाद आपने कोर्ट की दायरी ब्रांच के अंदर इसको सबमिट करवा देना है। उसके बाद ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश होगा। फिर आपने अपने चाहे यही हालात ही कोर्ट के सामने थोड़ा सा इलेबोरेट करके वजाहत के साथ खोल कर बयान कर दें, या आपके वकील साहब जो मुनासिब समझेंगे, जो बेहतर समझेंगे, कोर्ट के सामने आर्गूमेंटेशन कर देंगे। लेक्चर इज़ कम्प्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। अगर आप मुझे अभी तक भी देख और सुन रहे हैं तो आपकी हिम्मत की तो दाद देनी ही पड़ेगी, आपके ज़ौक़ को भी सलाम करना पड़ेगा। और अगर लेक्चर पसंद आया तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने तमाम सोशल सर्कल्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स, क्लास फेलोज़, अपने फ्रेंड्स के साथ। दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।